हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आ रही है और ये बम्पर वैकेंसी है जो कि आपको देखने को मिलेगी 80,000 प्लस। और सबसे अच्छी बात ये है कि बिहार के बारे में हम बात करें तो इसने लगातार टीचिंग वैकेंसी जो है वो दी है, प्रॉपर उसका पेपर कराया है, रिजल्ट दिया है और नियुक्ति पत्र दिया है, ज्वाइनिंग दी है ना। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है और ये मौका हमें जाने नहीं देना है। अगर आपके मन में ये डाउट है कि बिहार थोड़ा सा आप कहें कि सबके मन में ये आता है कि हाँ बिहार थोड़ा, या आपके हो सकता है स्टेट से दूर हो, या आप ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है वहां थोड़ा पिछड़ापन है या ऐसा कुछ आपके मन में अगर चल रहा है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब आपके पास पैसे होते हैं, जब आप खुद मैं कहूं कि इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आप कहीं पर भी रहते हैं ना, तो आपकी एक समाज में अलग से एक रिस्पेक्ट होती है ना। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए यूपी में ही वैकेंसी आती है, मान लीजिए यूपी आपका स्टेट है, यूपी में वैकेंसी आई, तो क्या आपको अपने घर के बगल में स्कूल मिल जाएगा? नहीं, वहां भी आपको दूर ही जाना पड़ेगा। तो ये निगेटिविटी हटाइए, अपने पैरों पर खड़े होइए, क्योंकि ये समाज सिर्फ यही देखता है कि आप कितना काबिल हो और आप कितना जो पैसे हैं ये कमा रहे हो। सच में सिर्फ यही मायने रखता है, ठीक है। और ये आप बिल्कुल नेगेटिविटी हटा दीजिए और बस ये सोचिए कि मुझे जॉब पानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जॉब पानी है। और अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, तो इतनी बम्पर वैकेंसी आपको अभी हाल ही में तो किसी स्टेट में ऐसा अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप यूपी में वेट कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आप वेट ही करिए, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ ना तो यूपी की सरकार कुछ क्लियर करती है ना कुछ होता है अभी, तो अभी उस पर वेट ही करिए। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी जॉब पानी है और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, ये 2025 हमें जाने नहीं देना, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा मौका है और ये मौका आप नहीं जाने दोगे अगर आप मेरे हिसाब से इसकी प्रिपरेशन कर लेते हो। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में बहुत कुछ आपको बताने वाली हूं। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो इस वैकेंसी को लेकर के, और क्योंकि अगर हम सिलेबस बात करें तो आपको इतना वाइड सिलेबस मिलता है कि आप वहां पर समझ नहीं पाते हमें ये कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उस समय आपके मन में ना काफी उलझन होती है, आप समझ नहीं पाते हो। आज ये सारे जो डाउट्स है वो मैं क्लियर करने वाली हूँ, विद प्रूफ करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि जो क्वेश्चन बने थे टीआरई 3 में वो कहां से बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप वीडियो में बने रहिए। और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ इस वीडियो में पीआरटी लेवल की बात करूंगी और इसके आगे मैं और वीडियो लाऊंगी 6 to 8 के लिए, क्योंकि दोनों के लिए स्टडी अलग अलग है, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पुटअप होते हैं, तो हम उसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास टाइम कितना है इसको प्रिपेयर करने के लिए, मतलब कि नोटिफिकेशन कब रिलीज हो सकता है इस वैकेंसी का, साथ ही साथ फ्रेंड्स देखेंगे इसका एग्जाम कब हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये तो सब आपको पता ही होगा, फिर भी ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आगे जब बात करूंगी ना, जैसे अभी फिर हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या है इसके अगर हम बात करें पीआरटी लेवल पर, फिर हम आगे फ्रेंड्स बात करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बने थे टीआरई 3 में। विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी कि टीआरई 3 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ से आए, हम इसकी बात करेंगे, किस बुक से आए इसकी बात करेंगे फ्रेंड्स। और फिर आपको मैं बताऊंगी कि व्हाट टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर, मतलब हमें क्या प्रिपेयर करना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर। फ्रेंड्स, मैं जितना ये सब बता रही हूँ, आप यकीन मानिए मैं सिर्फ ऐसे ही आकर के वीडियो नहीं बनाती, मैंने इसके पीछे, इस वीडियो के पीछे जो पेपर है पूरा, समझिए मैं अगर उसको मैं बोलूं पोस्टमार्टम, तो उस तरीके से मैंने इस पेपर का किया हुआ है और मैंने बहुत दिमाग लगाया कि ये कहाँ से आया और मुझे वो बुक्स मिली, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको प्रूफ दूंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे देखिए अंधी दौड़ में मत भागिए, नहीं होगा सिलेक्शन। आप
पढ़ाई करेंगे। बहुत लोग मैंने देखे जो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए आप बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपका डायरेक्शन, जब मंजिल आपकी इस डायरेक्शन में है और आप दौड़ ऐसे लगा रहे हो, तो भाई आप मेहनत जरूर कर रहे हो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप मेरी बातों में यकीन इसलिए भी कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने भी कई टीचिंग एग्जाम बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ फ्रेंड्स क्वालिफाई किए हैं। तो आप भरोसा कर सकते हो कि मेरी जो बनाई हुई रणनीति है वो मैंने देखा है कि उस रणनीति से मैं जब भी चली हूं तो मैंने हमेशा सक्सेस पाई है, मतलब कि मैंने हमेशा उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो फ्रेंड्स आप भरोसा रख सकते हो मेरे ऊपर। तो देखिए व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी मैं बात जरूर करूंगी, जो गलतियां आप कर देते हो जिस वजह से सिलेक्शन नहीं होता, आज मैं उन गलतियों को जरूर बताऊंगी, वो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। देखिए जितनी बात मैं बता रही हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आप उस हिसाब से चलेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई कर ली आपकी वैकेंसी क्लियर है, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अभी। ठीक है, तो 2025 में बिल्कुल माइंडसेट आज से ही चेंज करिए और इस तरीके से हमें पढ़ना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने ये भी बोला था कि केवीएस पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है, तो केवीएस पीआरटी और इसके साथ में हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या चीजें कॉमन है, सबकी मैं बात करूंगी। ठीक है, तो व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि क्या हमें छोड़ना है। ठीक है, तो व्हाट नॉट टू प्रिपेयर या व्हाट नॉट टू स्टडी। ठीक है, कुछ भी हम कह सकते हैं, क्या हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, किस बात पर ध्यान रखना है, इन सब बातों को, जो मिस्टेक्स हमारी हो जाती हैं वो हमें कौन सी मिस्टेक जो है वो नहीं करनी है, इन सब पर हम लोग आएंगे फ्रेंड्स। एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट पर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ थोड़ा सा लॉन्ग ही हो जाता है, रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि मैं किसी भी चीज को शॉर्ट में करके खत्म नहीं करना चाहती इस एग्जाम में, क्योंकि मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ, एक डायरेक्शन देना चाहती हूँ। हो सकता है ये वीडियो लॉन्ग हो जाए फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक वो है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और लोगों को जोड़िए, क्योंकि अभी मेरा जो चैनल है वो ज्यादा लोग को यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता है। अगर आपको मेरा यूजफुल मटेरियल लगता है तो प्लीज उसे शेयर कीजिए। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि आपको कोई भी पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना अच्छा, मैं जब गाइड करने के लिए हूँ, सब चीज मैं बताती हूँ, मैं हर संभव जो कमेंट है उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो आप बस एक, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से जोड़िए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वर्क करने का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। नोटिफिकेशन कब आपको देखने को मिल सकता है, कितना टाइम है आपको इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको फेब में देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं तो फेब का जो फेब लास्ट या फिर आप मार्च में मान करके चल सकते हो कि मार्च में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। अगर हम एग्जाम की बात करें फ्रेंड्स तो ये अप्रैल लास्ट या मई में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम अभी से काउंट करें तो लगभग 3 महीने हैं आप लेकर के इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें ये करके चलना है। आगे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी वैसे आपको पता ही होगी कि 12th हमारा होना चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके साथ में ही हमारा डीएलएड या बीएलएड मतलब कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। अब वो बीएलएड भी हो सकता है, डीएलएड भी हो सकता है, बीटीसी बोलते हो जो भी बोलते हो, तो ठीक है, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन वाला बीटीसी वाले अलाउड है, ना कि बीएड वाले। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि बीएड आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। तो ये हमारा हो गया, मतलब आपका डीएलएड या बीएलएड जो भी आप बोलते हो इसे, ठीक है, 4 वर्ष वाला जो होता है आप वो होना चाहिए। या फिर आपका साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका सीटेट जो पेपर 1 है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट में कौन सा पेपर 1 जो है
वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी देखिए एलिजिबिलिटी के लिए आप, मेरा तो कहना है नोटिफिकेशन पढ़िए, नोटिफिकेशन सबसे सही रहता है, ये सब आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं आगे बात करूंगी एग्जाम पैटर्न की, ये हमें थोड़ा सा जानना इसके लिए जरूरी है कि अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 2 पार्ट्स में होते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट आपका है उसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 120 क्वेश्चन जो है वो सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे। मेरिट जो है वो सेकंड पार्ट के बेसिस पर ही प्रिपेयर होती है। जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा, अगर हम बात करें तो 30 मार्क्स का है, इसमें आपको 8 मार्क्स की जो है वो इंग्लिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स मतलब मिली थी जो TRE 3 है उसमें आपको 8 मार्क्स की लगभग इंग्लिश देखने को मिली थी, और 22 मार्क्स के आपको हिंदी या बांग्ला या उर्दू इनमें से कोई एक जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करनी थी। मैं यहाँ हिंदी को लेकर के चल रही हूँ, तो मैं बताऊं कि इंग्लिश लो या हिंदी, इसमें आपको स्टार्टिंग में पैसेज दिया होता है। 5 क्वेश्चन तो इंग्लिश में पैसेज से ही पूछे गए थे। मैंने देखा है कि लोग, देखिए ये जो पार्ट है, पहले तो मैं ये बता दूं कि फर्स्ट पार्ट है, इससे आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होती, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब कि अगर इसमें 30%, मतलब अगर मैं 30 का 30% लगभग 9 से 10 नंबर भी आप ले आते हो ना अगर 30 में, तो आपकी सेकंड जो ये वाली कॉपी है 120 मार्क्स वाली, ये चेक होगी। मतलब कि बस इसको आपको क्वालिफाई करना है, इसके नंबर नहीं ऐड होंगे। 30 में 22 भी ले आइए और एक बंदा 30 में 12 भी ला रहा है, तो उसमें ये नहीं हो जाएगा कि आप आगे हो वो पीछे, इससे नहीं, हमें इस पर ध्यान देना है। मैंने देखा है YouTube में इसके लिए भी बहुत लंबे से क्लासेस चलती हैं। ये जो 30 मार्क्स का क्वालिफाइंग, जब भाई उसके पेपर के नंबर नहीं ऐड होने हैं, और मैंने बताया पैसेज वगैरह आते हैं, बचपन से सिखाया जाता है पैसेज से आंसर निकालना। ठीक है, तो क्या आप ये हिंदी में नहीं कर सकते या इंग्लिश में नहीं कर सकते? बहुत इजी पार्ट होता है। बाकी इंग्लिश में जो व्याकरण है वो आता है हमारा, उसमें भी मैं आपको चैप्टर्स बताऊं तो आपके चैप्टर लगभग किससे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं ये भी थोड़ा डिफाइन करती हुई चल रही हूँ। तो देखिए आपके हिंदी में बात करूं तो वर्णमाला से क्वेश्चन आए थे। वर्णमाला से मतलब कि यहाँ पर मैं आप बता दूं, यहाँ पर हिंदी में आपके टॉपिक, अगर आप मान लीजिए आपकी बहुत ही वीक है, वैसे मैं ऐसा नहीं समझती कि इतनी वीक होगी, क्योंकि देखिए आपके, मैंने बोला कि इंग्लिश में जो 5 क्वेश्चन है वो पैसेज से ही आए थे, जो पैसेज दिया है उससे 5 क्वेश्चन आपके पुट अप हुए। साथ ही साथ हिंदी में अगर हम बात करें तो इसमें आपको 12 क्वेश्चन पैसेज से देखने को मिलेंगे। तो बताइए कि आप इतना भी नहीं, पैसेज से इतने भी आंसर नहीं निकाल सकते। फिर साथ ही साथ फ्रेंड्स आगे आपको वर्णमाला, लोकोक्ति, वाक्य, बहुवचन, उपसर्ग, विराम चिन्ह वगैरह से, समास और छंद वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये सारे टॉपिक मैंने बोल दिए हैं। मैंने बोला है ये व्याकरण वाला पार्ट है, और इतना आपको आता होगा कि इसकी बहुत अलग से प्रिपरेशन हमें, मैंने देखा है लोग इसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। भाई जब वो क्वालिफाइंग इन नेचर है तो हमें क्यों इतना इसमें ध्यान दे देना है। मैंने ये भी देखा है, अभी तक तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी मैंने कुछ साइट्स में अभी विजिट किया तो मुझे ये भी पता चला कि अब ऐसा दिखा रहे हैं वो लोग कि अब जो न्यू पैटर्न आएगा उसमें ये जो 30 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसकी जगह 100 क्वेश्चन हो जाएंगे लैंग्वेज के। ठीक है, लेकिन फिर भी ये रहेगा क्वालिफाइंग ही, बस हो जाएंगे हमारे 100 नंबर, तो 100 नंबर का पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स उसमें भी बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रहेगा क्वालिफाइंग ही। बस उसमें थोड़ा सा आप अगर हिंदी वगैरह पढ़ लेंगे, ग्रामर का थोड़ा बहुत पोर्शन, तो ठीक रहेगा, क्योंकि भाई इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। तो अभी ऐसा मैंने देखा कुछ साइट में, अभी देखिए नोटिफिकेशन का वेट करेंगे हम लोग, उससे पहले जैसे एग्जाम आया था उसी हिसाब से प्रिपरेशन अपनी जारी रखेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि इस वाले पार्ट पे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारी मेरिट डिसाइड नहीं करता, ये हमारा सिलेक्शन नहीं करवाता। बस इसमें ये है कि आपको क्वालिफाइंग नंबर होने चाहिए, आप थोड़ा भी ध्यान दे देंगे हो जाएगा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। इस पर हमें ध्यान देना है। जो सेकंड पार्ट है 120 मार्क्स का, इसमें क्या क्या पूछा जाता है हम उस पर बात करेंगे फ्रेंड्स। और हम लोग बात करेंगे कि TRE 3 में क्वेश्चन जो है इस पार्ट में कहाँ से पूछे गए आखिर, और इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से जो सोर्सेज है वो हमको फॉलो करके
चलने हैं। तो फ्रेंड्स अभी पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर इसको बहुत डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, और आपको प्रूफ भी दूंगी कि क्वेश्चन आखिर आए कहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। आज आपको एक डायरेक्शन तो मैं बहुत अच्छे से दे पाऊंगी, और फ्रेंड्स मैं ये भी यकीन मैं आपको दिला दूं कि अगर आपने इस तरीके से प्रिपरेशन कर ली तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बोला 120 मार्क्स का जो होता है, ठीक है, इसमें आपको नाम दिया जाता है जनरल स्टडी, ठीक है, जनरल स्टडीज। अब देखिए जनरल स्टडीज में तो भाई सभी कुछ आ जाता है। इसमें क्या क्या मेनली पूछा जाता है, तो जो जीएस वाला पार्ट है वो भी पूछा जाता है। अभी जीएस में क्या क्या आता है मैं बताऊंगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें आपसे मैथ भी पूछी जाती है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है, ये 120 मार्क्स में। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो आपका साइंस आ गई जीएस में, फिर आपका आता है हिस्ट्री भी आ जाती है, फिर आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर फ्रेंड्स इसमें आपको पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को आप मिल सकते हैं, बहुत ही कम, ठीक है। और ये हमारा हो गया इन्वायरमेंट के आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इन्वायरमेंट के, ठीक है। फिर मैंने बोला मैथ एंड रीजनिंग, वो तो आपका रहेगा ही, मैथ एंड रीजनिंग। और फिर साथ ही साथ फ्रेंड्स जो करंट अफेयर्स होता है उससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैंने बोला था कि इन सब पर मैं बताऊंगी कि टीआरई 3 में कहाँ से क्वेश्चन बने थे और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़ करके चलनी है। फ्रेंड्स साइंस हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने आपको ये जो टॉपिक मेंशन है ना, तो इसमें आपको ये हिस्ट्री, साइंस, ये जो ज्योग्राफी, पॉलिटी को आप कम करके चल सकते हैं, इन्वायरमेंट ये साइंस और ज्योग्राफी वाले पार्ट से ही पूछी जाती है, अभी मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग। सबसे पहले मैं यहाँ मैथ और रीजनिंग की यहाँ बात कर लेती हूँ। लगभग 30 क्वेश्चंस आपको इससे देखने को मिलेंगे, ठीक है। लगभग मतलब कि आप 15 कह सकते हो, ये सारे ही सब्जेक्ट लगभग आप 15 कह सकते हो। लगभग मैंने बोला मतलब ये पॉलिटी में कम थे, आप इनमें थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह में। तो इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, क्योंकि देखिए कई बार आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन साइंस का या ज्योग्राफी का, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो दोनों में ही हो सकते हैं। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचे तो उसमें भी हो सकता है, साइंस के उससे भी हो सकता है, कॉमन चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते है ना। तो इस वजह से मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर लेके नहीं बैठी हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि लगभग इतना वेटेज आप मान करके चल सकते हो। मैथ रीजनिंग की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये इससे कितने क्वेश्चन बने टीआरई 3 में, तो फ्रेंड्स टीआरई 3 में इससे आप मैंने बोला कि लगभग 15 क्वेश्चन, 14 to 15 क्वेश्चन आप इनसे और इनसे मान सकते हो। 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 120, मतलब हम स्किप नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी हमारी मैथ वीक है, लेकिन हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने स्किप किया तो कोई दूसरा बच्चा वो कर रहा है, और इतना आप एक सब्जेक्ट में स्किप नहीं कर सकते हो। मैथ रीजनिंग आपको करके चलनी है, क्योंकि ये पक्के मार्क्स होते हैं। आप इन पे भरोसा इतना नहीं कर सकते जितना आप शायद इन पर कर सकते हो। बेसिक्स क्लियर है तो मैथ रीजनिंग आपकी हो जाएगी, और क्योंकि ये पक्के मार्क्स आपको दिलवाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है। अब मैं इसमें टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन टीआरई 3 में बने, और आपको वो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, उनको करके चलना है। तो मैं अगर फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग में बात करूं तो आपको क्लॉक वाला चैप्टर, कैलेंडर, साथ ही साथ फ्रेंड्स सीटिंग अरेंजमेंट, इनकी प्रैक्टिस आपको करके चलनी है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं अगर बात करूं तो काउंटिंग ऑफ फिगर, मतलब फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी आपकी एनालॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप एनालॉजी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हो
कि कौन से टॉपिक है जिनसे हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं और भी देख लूं कि कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो मुझसे छूट रहा है। तो यहाँ पर मैं बात करूं, हाँ, तो मैंने सारे ही टॉपिक फ्रेंड्स ले लिए हैं जिनसे आपको रीजनिंग में क्वेश्चन देखने को मिले। फ्रेंड्स पढ़ना तो आप ये जो सब्जेक्ट देख रहे हो ना, कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं से भी कुछ भी, भाई ये सारे सब्जेक्ट, ये अगर आप ये जीएस वाले सब्जेक्ट देखो तो आपको यही पीसीएस लेवल पर भी देखने को मिलेंगे। तो क्या आप इतना पढ़ पाओगे टीचिंग एग्जाम के लिए? इतना पढ़ पाओगे आप? तो एक लिमिट होती है, फिर आपके पास इतना समय भी तो होना चाहिए। लगभग 3 महीने का समय आप लेकर के चलिए, इतना ही समय आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं आपको, देखिए पढ़ तो हम सब कुछ लेते हैं, फिर वहां जब करने की बारी आती है तो सारा ब्लैंक हो जाते हैं। तो क्या फायदा, हम जितना पढ़े वो सॉलिड पढ़े, उनसे क्वेश्चन ना जाए और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में पहले ये चैप्टर्स आपको करके चलने हैं। अब आप देखोगे कि यही चैप्टर आपको केवीएस पीआरटी मैंने जब बताया था तो उसमें भी आपको ये जैसे कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हमारे बने थे, और ये मैथ वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए और कुछ रीजनिंग में भी मिलेंगे, जो रीजनिंग आई थी। तो देखिए कॉमन चैप्टर है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन इसमें कर रहे हैं तो आपको केवीएस पीआरटी में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये रीजनिंग। और फिर साथ ही साथ प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है, तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करिए। ठीक है, और भी आप मतलब जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप की प्रैक्टिस हमें करनी है। ठीक है, ये हमारा हो गया रीजनिंग वाला पार्ट। मैथ वाले में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो मैथ में हम लोग यहाँ बात करें तो मैथ में जो चैप्टर्स आपके पूछे गए हैं जिनसे क्वेश्चन बना है वो 6 to 8 की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं। ठीक है, उसमें अब यहाँ पर मैं बात करूं एनसीईआरटी लूं या एससीईआरटी। फ्रेंड्स अगर आप देखोगे बिहार वाली एससीईआरटी 6 to 8 मैथ वाली, तो देखिए चैप्टर सेम ही है। ठीक है, तो आप 6 to 8 एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर सकते हो मैथ। और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन बने थे, तो मैं आपको यहाँ बताऊं तो फ्रेंड्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपको जिस भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना 6 to 8 में ना, आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप कर सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया वाले, मतलब अलग अलग शेप्स जो है 2D एंड 3D, इनके पेरीमीटर एंड एरिया किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये आपको केवीएस पीआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे, आप सीटेट दोगे उसमें भी देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स ये जो बीपीएससी टीआरई 4 है, इसमें मैथ वाले पार्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। 6 to 8 एनसीईआरटी अच्छे से करनी है मैथ वाली, हमें पेरीमीटर एंड एरिया ये चैप्टर। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम एंड वर्क, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और हमें किससे क्वेश्चन देखने को मिले थे, मैं अगर यहाँ बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन से फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिले थे। सिंप्लीफिकेशन वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो बीजीय व्यंजक होते हैं ना, मतलब कि जैसे इस टाइप से कि x² + xy, इस टाइप से या कुछ भी ऐसे दिया है, फिर डिवीजन करवाइए, मतलब बेसिक डिवीजन वगैरह जो इसमें था 6 to 8 में आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपको करना है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें आप 6 to 8 एनसीईआरटी को बेस बना करके चलेंगे। एसएससी बैंक लेवल का नहीं जाएंगे, बेसिक करना है। इसमें आप एचसीएफ एलसीएम भी करेंगे, साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें आप करेंगे एचसीएफ एलसीएम हो गया, और हमारा जो चैप्टर बचा परसेंटेज करेंगे, परसेंटेज। ठीक है, जो एसआई वाला चैप्टर है इसे हमें करना है, और ये सब हमें बेसिक लेवल पर करना है। अब देखिए बेसिक जो 6 to 8 की बुक है वो बेसिक ही है। मान लीजिए इसमें आप जैसे मैथ आपकी हमेशा से वीक रही, अब आप एकदम से ये सब पढ़ना चालू कर देंगे, पढ़ तो लेंगे, एग्जाम टाइम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स बात ये है कि ये आपको पहले बहुत ही बेसिक लेवल पे सीखना है कि बहुत ही छोटे छोटे सम कि हम कैसे ऐसे करते हैं। ठीक है, अगर इसी में कोई एक्सरसाइज ऐसी है जो बहुत टफ जा रही है, जो आपके सच में दिमाग में नहीं आ रही है, तो देखिए मेरा कहने का मतलब अगर आपकी मैथ वीक है तो आप उसे थोड़ा मतलब छोड़ करके चलिए, आप इजी वाले करके चलिए। क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर 15 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, मैथ वाले पार्ट से 15 आ रहे हैं, अगर 15 में आप अगर 10 भी कर ले रहे हो मैथ वीक होने के बावजूद, तब भी आप रेस से बाहर नहीं हो। मतलब 10 वैसे तो 12 तक करना चाहिए, फिर भी मान लीजिए आप रीजनिंग में ठीक कर ले रहे हो और मैथ में आप
15 में 10 ही कर पा रहे हो, फिर भी आप रेस से बाहर नहीं। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैम मैथ मेरी वीक है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी और बहुत एसएससी बैंक, तो ऐसा नहीं होगा, करना पड़ेगा। देखिए आप किसी को भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते कि हाँ इस पार्ट में हम ये नहीं करेंगे, हमें करना है। ठीक है, हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो हम बेसिक वाले करेंगे, पर हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और मैंने बताया है 6 to 8 एनसीईआरटी करनी है। ठीक है, तो ये हमारा मैथ वाले पार्ट में हो गया। फ्रेंड्स अब हम लोग साइंस पे आते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, देखिए सब नोट करते जाइएगा, मैं बहुत ही काम की चीज बता रही हूं, मैं अभी प्रूफ भी आपको दिखाऊंगी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्लास 10 की जो एनसीईआरटी आपकी है साइंस वाली, इसको हमें अच्छे से करना है। ठीक है, क्लास 10 की साइंस की एनसीईआरटी हमें अच्छे से करना है। और मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो एनसीईआरटी है इसको पढ़ने का ढंग हमारा कैसा होना चाहिए। देखिए आप ऐसा नहीं कि इसमें एक गोलीय दर्पण चैप्टर है आपका तो आप गोलीय दर्पण की डेफिनेशन रटने लग गए हैं। नहीं नहीं नहीं, जब हमने 10th किया था तो हम लोगों का तब ये नजरिया था कि जो हम 10th कर रहे हैं इसमें हमें डेफिनेशन लिखनी है वहां जाके कि गोलीय दर्पण क्या होता है, हमें उसको अच्छे से डिफाइन नहीं, हमें इसे अप्लाइड साइंस की तरह पढ़ना है कि वहां पर गोलीय दर्पण के जो यूजेस दिए गए हैं या फिर जैसे उत्तल दर्पण है अवतल दर्पण है तो इसके जो यूजेस दिए गए हैं उनको हमें अच्छे से करना है। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, साथ ही साथ ये जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस है, इन सब के बारे में मतलब ये जो आपको यूजेस वगैरह दिए मतलब इनको हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं या फिर इसमें जो चीजें यूज हो रही है वो कौन सी, मतलब इस तरीके से हमें करके चलना है। ठीक है, हमें रटना नहीं है कि हम उसकी डेफिनेशन रटने लग गए, ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास 10 की एनसीईआरटी से फ्रेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने देखे हैं बने हुए हैं। और ये जो इन्वायरमेंट आपको दिख रहा है ना, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपको साइंस में ही जो इन्वायरमेंट के, मान लीजिए कोई चैप्टर ऐसा होता है ना जो इन्वायरमेंट से रिलेट करता है साइंस में ही, तो ये जो इन्वायरमेंट है इसके अलग से कोई आपको प्रिपरेशन नहीं करनी। अगर आप साइंस के अच्छे से करते हो ना साइंस के एनसीईआरटी, तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपके वहीं से बन जाएंगे। और मैं आपको यहाँ प्रूफ देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो टीआरई 3 में क्वेश्चन हमारे बने थे, एक क्वेश्चन था हमारा कि वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा टीआरई 3 में बना था और अगर हम ये देखें तो हूबहू आपको देखने को मिलेगा कि जो साइंस की क्लास 10 की एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 9 है हमारा प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसमें आपको देखने को मिलेगा देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्तल दर्पणों का प्रयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। दर्पण वाहन के पार्श्व साइड में लगे होते हैं, मतलब उत्तल दर्पण यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया है कि नहीं। ठीक है, आगे मैं और एक एग्जांपल अगर यहाँ पर देना चाहूँ कि क्लास 10 की एनसीईआरटी से फ्रेंड्स, तो एक आपका क्वेश्चन बना था, क्वेश्चन हमारा था कि एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सर्वाधिक होता है या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आपको आप देखोगे तो ये क्लास 10 की जो एनसीईआरटी साइंस की है उसमें चैप्टर 13 मिलेगा आपको हमारा पर्यावरण, और उसी में ही आपको देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एक लाइन दी हुई है कि सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या जो है वो सर्वाधिक होती है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर ये जो ऊर्जा स्तर है इसके बारे में काफी डिफाइन किया गया था कि जो उत्पादक स्तर है इस पर सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है हमें देखने को मिलती है, फिर धीरे धीरे जो ऊपर के लेवल आपको दिख रहा है तो उसमें कम होती जाती है, 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। मैं सिर्फ इतना दिखा रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपका बना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखा आपने कि इस तरीके से क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट पुट अप हुए हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं कितने आपको दूं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनसे हमारे क्लास 10 की जो एनसीईआरटी उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। फ्रेंड्स क्या सिर्फ हमें क्लास 10 मैंने बताया, नजरिया आपको बता दिया है कि मान लीजिए कोई डेरिवेशन दिया गया है हमें प्रूफ करने के लिए, तो हमें वो नहीं पढ़ना है, जो यूज की चीजें हैं बस वो पढ़नी है। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको ये जो क्लास 6 to 8 साइंस है ये भी करके चलनी है।
ठीक है। लेकिन देखिए आप ये सोचोगे 6 to 8 भी करनी है, फिर मैं 10 भी करूं, 9 भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन क्या हम ये सभी पे इक्वली फोकस करेंगे? तो मैंने बोला कि क्लास 10 वाली हमें अच्छे से करनी है, ठीक है। आप क्लास 6 की साइंस के एनसीईआरटी में करा भी रही हूँ, होने वाली है, मैं आपकी बताऊंगी कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। एनसीईआरटी में अपने चैनल में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा रही हूँ, ठीक है, आप कैसे कर सकते हो। तो 6 जब आप देखोगे ना मेरे एनसीईआरटी में, तो आपको क्योंकि ये बिहार बीपीएससी एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो इसमें केवीएस के लेवल पे नहीं होता कि मान लीजिए एक लाइन भी दी गई है एनसीईआरटी में तो उसको भी बना देते हैं, ऐसा नहीं। जो यूजफुल मटेरियल है उससे ही क्वेश्चन बनेगा एनसीईआरटी का, ठीक है। तो 6 वाले में आपको बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा वैसा नहीं मिलेगा। आप 8 के अच्छे से कर सकते हो, 10 के अच्छे से कर सकते हो, 6 7 आप देख सकते हो बस, और 9 भी ठीक ठाक है। बाकी मैंने बोला है कि फोकस किसको करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से बन, ठीक है। आप जब क्लास 10 के एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो क्लास 6 7 8 में कई टॉपिक तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि क्या है कि इसमें वही चीज आप डीपली पहले ही पढ़ चुके हो, उसमें अगर थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो पहले से ही आपको हो जाएगी, बस जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपको पढ़नी रहेंगी। बाकी मैं एनसीईआरटी इतने अच्छे से करा रही हूँ कि आपका जो टाइम है वो बचेगा, ठीक है। आप मेरे चैनल को फ्रेंड्स बस इतना करिए कि बस ज्यादा से ज्यादा लोगों शेयर करिए, और बाकी मैं बहुत अच्छे से करा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लास 8 के साइंस से भी क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ कि डायरेक्ट हमारा बना था। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो क्वेश्चन हमारा देखने को मिलेगा आपको, एक राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, ये क्वेश्चन हमारा बना था। और आप जब ये देखोगे तो क्लास 8 की साइंस के एनसीईआरटी में चैप्टर 5 आपको मिलेगा, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, और उसी से ही देखिए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। फ्रेंड्स देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको बना हुआ दिख रहा है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं कह रही हूँ कि 8 वाली भी आपको अच्छे से करनी है। देखिए 6 7 8 ना बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगर आप 6 7 8 और के एनसीईआरटी करते भी हो ना, साइंस वाली अगर करते हो, 10 में तो आपको काफी कॉमन चीजें 6 7 8 से मिल जाएंगी, ठीक है, एक्स्ट्रा ही चीजें पढ़नी रहेंगी। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप करते भी हो ना, तो किसी दूसरे बुक की अपेक्षा आपको कम ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप दूसरी बुक में स्टैंडर्ड बुक उठा के पढ़ने लगते हैं, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, पेपर वहां से बनता नहीं, पेपर एनसीईआरटी से उन्हें देना है, तो क्यों हमें उधर इतना करना है। और साइंस हमें करनी है क्योंकि साइंस से बहुत क्वेश्चन बने थे टीआरई 3 में, इसलिए हमें साइंस छोड़ के नहीं चलनी, साइंस हमें करनी है। और ये अगर आप साइंस करते हो ना, केवीएस पीआरटी में आपको हेल्पफुल होगी। 6 to 8 साइंस डायरेक्ट क्वेश्चन केवीएस पीआरटी में बने थे, देखिए आप साथ में कितना कर सकते हो दोनों एग्जाम्स, ठीक है। अब मैं बात करूंगी हिस्ट्री में। फ्रेंड्स मैंने देखा है लोग आपको गाइड कर रहे हैं 6 to 10 आप पढ़ डालिए हिस्ट्री एनसीईआरटी। फ्रेंड्स सारे सब्जेक्ट एनसीईआरटी हम 6 to 10 करेंगे तो हमारे दिमाग का भी तो कोई लेवल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हिस्ट्री में आपको बस एक टॉपिक पर फोकस करना है, और वो टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है हमारा, उस पर हमें फोकस करना है। मतलब कि जो कांग्रेस की स्थापना वगैरह से लेकर के जो आपका जो नेशनल मूवमेंट चला, ये आपको मिलेगा क्लास 8 के एनसीईआरटी में। किसमें मिलेगा? मॉडर्न हिस्ट्री। मैं कहूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको यहाँ देखने को मिलती है, और मॉडर्न हिस्ट्री आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी एससीईआरटी में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा भारतीय राष्ट्रवाद करके, मतलब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में है, आपको उससे करना है। यहाँ पर मैं आपसे कहूंगी कि आप एससीईआरटी फोकस होकर के पढ़ना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एससीईआरटी में थोड़ा बिहार फोकस होकर के हिस्ट्री बताई गई है, और क्वेश्चन भी क्योंकि वहां से बन जाते हैं, इस वजह से आपको एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों करना है, 6 to 10 नहीं करना है। 6 आप देखोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में है, 7 जो है मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। हालांकि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था मेहरौली के लॉ स्तंभ के बारे में था, मैंने देखा था, वो आपको क्लास 7 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आई थिंक शायद चैप्टर 4 है, दिल्ली के बारे में बताया गया है, और वहीं से ही पूछा गया, मैंने कराया हुआ अपने चैनल पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह दूं कि फ्रेंड्स आप 6 to 10 करिए, ठीक है। देखिए जितना वेटेज होता है हम उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस है, क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री में बनते हैं, तो क्यों हमें क्लास 9 की एनसीईआरटी जो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हमें पढ़नी। फ्रेंड्स ये मैं पीआरटी लेवल की बात कर रही हूँ,
मैं अगर जब 6 to 8 जो मिडिल स्कूल टीचर की बात करूंगी तब वहां हमारा नजरिया अलग होगा, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ आपको क्लास 8 की मॉडर्न हिस्ट्री से कर सकते हो आप। एससीईआरटी पहले कवर करो, मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा सही रहेगा। क्लास 10 में आपको एक ही जो यूनिट है वो देखने को मिलेगी, भारत के राष्ट्रवाद के बारे में, वो आप कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट कुछ आप एडिशनल कर सकते हो तो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होती है। तो ये लेकिन हमें पढ़ना क्या वो मैंने बता दिया। पहले आपको फोकस मॉडर्न हिस्ट्री को देना है, उसके बाद अगर आपको समय बच रहा है तो भले आप 6-7 वाली जो एनसीईआरटी है कर सकते हो, लेकिन फोकस हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट क्लास 8 की एनसीईआरटी, क्लास 10 में जो एनसीईआरटी नहीं सॉरी पहले एससीईआरटी मैंने बोला, मतलब एससीईआरटी आपको पहले फोकस करके चलनी है, ठीक है, बिहार वाली। ज्योग्राफी की फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 to 8 बुक्स आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपके पास टाइम है तो 9-10 भी करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन 6 to 8 से पूछे गए हैं। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँ एनसीईआरटी से, किससे, यहाँ आपको एनसीईआरटी फोकस होकर के चलनी है। देखिए यहाँ पर कई बार आपको कभी कभी एससीईआरटी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, पर अभी जो टीआरई 3 पूछा गया था उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन बने थे। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको देना चाहूँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, क्वेश्चन हमारा है ये था हमारा कि मृदा का पलवार करना संबंधित है। एक और चीज यहाँ पर सीखनी जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा था मृदा का पलवार करना संबंधित है। अब पलवार करना और इंग्लिश में से हम कहेंगे मल्चिंग ऑफ द सॉइल। फ्रेंड्स देख रहे हो कितना डिफरेंस, पलवार करना ये मतलब कोई समझ भी नहीं सकता इसका मतलब क्या है पलवार करना, ठीक है, और इंग्लिश में इसको दिया गया है मल्चिंग। और जब हम इसको हम खोजते हैं कि क्वेश्चन आया कहां से फ्रेंड्स, तो क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, उसमें चैप्टर 2 आपको मिलेगा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। इसमें मल्च बनाना करके एक टॉपिक दिया हुआ था जिसमें पूछा गया है, जिसमें कहा गया है कि पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती। मतलब ये जो मल्च बनाना है ये नमी को बनाए रखने से संबंधित है। जो इसमें सी पार्ट दिया है वो हमारा ठीक है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ मल्च बनाना या पलवार करना, मतलब हिंदी में भी इसको मल्च बनाना ऐसे लिखा है मल्चिंग को। तो फिर हमें ऐसा क्वेश्चन पलवार करना क्यों दिया गया है भाई? तो यही होता है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं जब भी एनसीईआरटी कराती हूँ तो मैं वर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती हूँ, इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स आप अपनी आदत डालिए इंग्लिश में करने की। अब जैसे मान लीजिए आप इसको क्वेश्चन सिर्फ हिंदी वहां पढ़ेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, आप इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे मल्चिंग, तब आपको समझ में आएगा। और देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा बना है कि नहीं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 से, तो 6 to 8 मैंने देखा है फ्रेंड्स कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, फोकस हमारा 6 to 8 में रहेगा ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में। अगर हम बात करें पॉलिटी के लिए फ्रेंड्स अलग से कोई सोर्स आपको फॉलो करना नहीं है। अगर आप, मैंने ऐसा कुछ देखा भी नहीं कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हो, बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अलग से नहीं करना है, बाकी सब्जेक्ट पर पहले फोकस करना है, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पॉलिटी में, मैं यहीं पर ही बनी हुई हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि उसमें आपको क्या कर सकते हो। बाकी मैं इन्वायरमेंट मैंने बताया कि ज्योग्राफी और साइंस से रिलेट करके ही बना था, इसके लिए कोई अलग से सोर्स फॉलो नहीं करना। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो ज्योग्राफी और साइंस में मान लीजिए कोई आपको इन्वायरमेंट से रिलेट करके चैप्टर मिल रहा है 11-12 के लेवल पर भी, तो आप वो कर लेना, ठीक है। 11-12 के लेवल पर जो साइंस की आपको दिखेगी बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी, ठीक है। तो बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी, या आपको मैंने देखा केमिस्ट्री वाली में भी कहीं कहीं, मतलब आप एक बार पढ़िए 11-12 की साइंस वाली एनसीईआरटी, मतलब चैप्टर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो चैप्टर है ये हमारा रिलेट कर रहा है इन्वायरमेंट से। तो आप उसे एक बार, ज्यादा चैप्टर नहीं मिलेंगे, 2 ही से 3 चैप्टर मिलेंगे, तो आप उन्हें रीड कर सकते हो। बाकी जो साइंस और ज्योग्राफी पढ़ोगे उससे आपका इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के लिए देखिए कोई रामबाण टेक्निक नहीं है मेरे पास, ये आप डेली बेसिस पर करेंगे। और देखिए एग्जाम देने से देखो क्या होता है, कई बार बहुत पहले के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर देखिए यहाँ पर हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि हम ये कर लें तो हमारा हो ही जाएगा। मैं यहाँ पर वो बता रही हूँ कि जो आपको करना है और जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको करके चलना है, लेकिन जान नहीं दे देनी, ये हमारे बस में नहीं है। ये बस में सिर्फ उतना है कि हम डेली बेसिस पर पढ़े और अच्छे से रिवीजन करें। लेकिन
ये जो चैप्टर्स हैं ये कहाँ से पढ़ने, कैसे पढ़ने, फ्रेंड्स मैंने दिखाया आपको क्वेश्चन। मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट बने हैं। मैं 6 to 8 में भी आपको दिखाना चाहूँ तो और मेरे पास कई सारे क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया एक एग्जाम्पल के थ्रू। बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज अगर आप बोलोगे तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि क्वेश्चन कहाँ से आए। डायरेक्ट मैंने जो चीजें यहाँ बताई हैं उनसे ही क्वेश्चन हमारे बने हैं। आई होप मैं आपको डायरेक्शन एक दे पाई होंगी। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं। ये तो हमने देख लिया कि हमें क्या पढ़ना है, प्रायोरिटी क्या दे करके चलनी है। अब मैं यहाँ पर बात करूं कि हमें क्या नहीं करना है, वो भी बहुत जानना जरूरी है। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि आपको जो YouTube में है, आप कई बार देखते हो कि आप या फिर कोई भी पेड क्लास लिए हो या जो भी हो, तो फ्रेंड्स एक चीज से आपको हमेशा बच करके चलना है। ये चीज जो है ना आपको सिलेक्शन कई बार रोक देती है, फिर आप पेपर देने जाते हो और आपकी शिकायतें रहती है, मैंने पढ़ा बहुत आया कुछ नहीं। रीजन ये है कि ये जो आपको ये जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, 1,000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन जो है, मैराथन चल रही है 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 11-11 घंटे की। तो फ्रेंड्स ये हमको कभी नहीं करना। ये जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो आपको मैराथन कराई जाती है ये आपको नहीं करना फ्रेंड्स। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो मैराथन है ये नहीं करनी है। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो स्टैंडर्ड बुक्स आपको बता दी जाती हैं कि ये बुक से आप पढ़ डालिए, ठीक है। मतलब आपको ऐसा समझा जाता है कि आप हर सब्जेक्ट बहुत अच्छा पीसीएस लेवल पर प्रिपेयर कर सकते हो। अगर पीसीएस लेवल की ही पढ़ाई करनी है तो हम टीचिंग का एग्जाम क्यों दे भाई, हम पीसीएस ही बनेंगे। तो इस वजह से हमें टीचिंग का एग्जाम देना है तो हमें उस तरीके की पढ़ाई करनी है। मैंने बताया एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, एससीईआरटी कौन सी पढ़नी है, किस क्लास पर फोकस होकर के चलना है, किससे क्वेश्चन बना था वो करिए। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक से जो आपको मैराथन कराई जाती है ना, मतलब अलग अलग बुक्स से, तो वो आपको नहीं करनी, या फिर आपको सोर्स भी नहीं बताए जाते, बस ऐसे ही पढ़ाई पढ़े, वो नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी फोकस होकर ही पढ़ाई करनी है। पहले हमें एनसीईआरटी की थ्योरी कंप्लीट करनी है, थ्योरी के बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ना कि आप ये जो मैराथन और ये जो लाइव क्लासेस, ये कभी नहीं। ये लाइव क्लासेस ना, इसमें सिर्फ बातचीत मैंने देखी है। ऐसा नहीं होता कि लाइव क्लास के नाम पे बहुत अच्छे से जो सीरियस स्टूडेंट है ना उनको आपको रिकॉर्डेड ही पसंद आती है, क्योंकि उनको वो चीजें कंप्लीट करनी है। उनका एक टारगेट है कि हमें इतने दिनों में इस क्लास तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो घंटों घंटों प्रैक्टिस, आप ये सोचते हो कि हम 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी के कंप्लीट कर लेंगे, फिर 1000 क्वेश्चन उसके कर ले, फिर पेपर उससे बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए एक टॉपिक बहुत डीपली जा सकता है, आप कभी भी पढ़ोगे तो एक टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत डीप में उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन क्या वो हमारे एग्जाम के हिसाब से है? तो नहीं, एग्जाम में तो वही पूछा जाएगा ना जो एनसीईआरटी में मेंशन है। जो एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत नॉलेज वाली चीज है, किसी और बुक में, उससे वो लोग पेपर नहीं देने वाले हैं, ठीक है। आप भरोसा एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर कर सकते हो फ्रेंड्स। इसी वजह से ये जो आप ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये जो मैराथन करते हो, इसकी आदत छोड़ दो। और ये जो 1000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन ज्योग्राफी और इसके उसके साथ ही साथ ये जो प्रैक्टिस सीरीज चलती है कि 1 घंटा का वो आपका चल रहा है, 1 घंटे का, वो मैंने देखा है, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस सेट्स कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है, कोई एक प्रैक्टिस सेट उठा लिया और उसको सब लोग सॉल्व कर रहे हैं 1 घंटे में लाइव। भाई ये क्या है? क्या प्रैक्टिस सेट वही उठ के आने वाला है या किसने बनाया है? आप ये बताइए, क्या बीपीएससी बना रही है उस प्रैक्टिस सेट को जो हमें दिया है प्रैक्टिस करने को? नहीं। अगर हमें यही देखना है कि जो बीपीएससी है वो किस हिसाब से एग्जाम हमारा पूछ रही है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट है ये नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया? ये प्रैक्टिस सेट आपको खुद सॉल्व करेंगे बाद में जब हमारी थ्योरी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। और बाकी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना करके ही चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप मैं आपको एक डायरेक्शन दे पाई होंगी कि इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना है, फालतू का ये टाइम वेस्टिंग नहीं करना है। अगर पढ़ाई करनी ही है तो थ्योरी से करेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे, और हिस्ट्री में आप एससीईआरटी को फोकस में रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो
चलिए, आई होप आपको मैं एक डायरेक्शन दे पाई होंगी। अगर आप इस हिसाब से प्रिपरेशन कर लेते हो फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। रही अगर पेड क्लास की बात, तो देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, सेल्फ स्टडी करेंगे। और मेरे चैनल पर अगर आप बने रहेंगे, एनसीईआरटी मैं करा रही हूँ। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं बस इतना ही आपसे अपेक्षा रखती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करिए। अगर आपको वीडियो सच में यूजफुल लगा है, कमेंट जरूर करिएगा, ज्यादा लोगों से शेयर करिएगा। और क्योंकि ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वर्क करने का। और चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।